अच्छा जी, ये शीट भी अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह की है, लेकिन ये थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग है। इसमें मैं आपको उस जगह का वो समझा देता हूँ, उस पॉइंट को ना। ओके सर। उसमें ये होता था कि जैसे ये वाला जो पोर्शन होता है, इसमें हम काउंट इफ वाली जो है वो स्टेटमेंट लगाते हैं। ये देखें अगर आप इस लॉजिक को, तो इस वाले सॉरी, ये जो हमारे पास आ रहा है आपके पास जो P18 बनता है, P18 में हमने ये फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है। ये कैसे है, इसमें हमने लॉजिक लगाई है, दैट इज बेसिकली काउंट इफ, कि डाटा आप काउंट करें। किस डाटा को काउंट करेंगे? जब आप इसको लिखते हैं तो आपके पास क्या आता है, इसका सिंटैक्स एक एग्जाम्पलरी सिंटैक्स लिखा हुआ आता है, काउंट इफ। काउंट इफ के बाद वो आपसे रेंज पूछेगा कि आपके डाटा की रेंज क्या है। तो जो डाटा हमने एवेलुएट करना है, हमने असल में ये ग्रेड्स एवेलुएट करने हैं कि कौन से कितने कितने हैं। ठीक है जी। तो इस बेस पे हम क्या करते हैं कि हम इस डाटा की रेंज को डिसाइड करते हैं। रेंज डिसाइड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप चूज करते हैं, उसी डाटा में उसी लेक्चर में बताया हुआ है कि आपने इस रेंज को स्टैटिक कर दिया। स्टैटिक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका अब हर दफ़ा यही सेल, जब आप यानी समझने की बात यह है कि जब आप P18 की बजाय P19 में फार्मूला ड्रैग करेंगे, नीचे खींच के लेके आएंगे, तो आपकी ये चीज़ नहीं चेंज होगी, ये रेंज चेंज नहीं होगी, ये वैसे की वैसे ही रहेगी हमेशा। लेकिन अगर आप इसको डॉलर साइन के साथ स्टैटिक नहीं करते, तो ये हर दफ़ा क्या होगा कि पहले अगर ये 2 से स्टार्ट हो रही है, तो जैसे जैसे इसका आपके पास नंबर चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका नंबर चेंज होता जाएगा। ठीक है जी। तो काउंट इफ हमने लगाया, रेंज हमने डिसाइड कर ली, उसके बाद हमने क्राइटेरिया डिफाइन करना होता है कि किस चीज़ को आप काउंट करना चाहते हैं। रेंज, उस रेंज में से आप किस चीज़ को काउंट करना चाहते हैं। हम काउंट करना चाहते हैं ए प्लस को, तो ए प्लस हमने चूज कर लिया। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो ये मुझे वैल्यूज दे देगा कि आपके पास ए प्लस कितने आ रहे हैं, ए कितने आ रहे हैं, नेगेटिव कितने आ रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है जी। सर सर इस तरह हर बार हम उसके ए के आगे क्राइटेरिया ए वाला देंगे, ए नेगेटिव के आगे नेगेटिव वाला देंगे, जी मतलब हर वो बार देखे, क्राइटेरिया चेंज हो गया। हाँ जी, तो देखिए मैं यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे N19 है, क्राइटेरिया है N19। ठीक है जी। और ये डायनामिक है, इसके आगे पीछे मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया हुआ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यस सर। अच्छा, इसके आगे पीछे डॉलर साइन नहीं लगा, इसका मतलब है ये डायनामिक है। अब देखिएगा कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको डबल क्लिक किया, यानी मैंने इसी फार्मूला को खींच के लेके आया मैं जहाँ तक मुझे चाहिए था। मुझे एफ ग्रेड तक काउंटिंग चाहिए थी, तो मैंने इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ। अब जब मैं फर्ज करें ये बी पे आता हूँ ना, ये आपका आ गया बी ग्रेड, और इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बी चूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये डायनामिक था, पहले वाले में N19 आ रहा था, अब N22 है। क्योंकि आप P22 में लाई कर रहे हैं, इसलिए N22 चूज हो गया। तो ये आपकी लॉजिक है जो आपने डिफाइन करनी होती है, या ऐसा ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको आएगा। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी समझने से पहले आप सेट का, जो इसमें प्रोबेबिलिटी में हमारा इम्प्लीमेंटेड होती है थ्योरी, वो सेट थ्योरी होती है। सेट आपने पहले भी पढ़े होंगे, 9th 10th में भी हम सेट पढ़ते हैं, और वही बेसिक सेट की जो है वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो ज़्यादा कम्प्लेक्स सेट्स को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल सादा जो बेसिक थ्योरी होती है सेट की, वो थ्योरी आपकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड होती है। तो ये बड़ी सिंपल चीज़ है। प्रोबेबिलिटी भी आपको बड़ी सिंपली समझ लग जाएगी। आपने सिर्फ साथ के साथ करते रहना है। अगर प्रोबेबिलिटी में आप लूज़ करेंगे वर्किंग अपनी, डेली की डेली वर्किंग लूज़ करते जाएंगे, तो एंड पे ऐसा चंक जमा हो जाएगा कि आपको वो समझ नहीं लगेगी। तो प्रोबेबिलिटी समझने का और इसको प्रैक्टिस करने का एक ही फार्मूला है कि आप जो काम आपने करना है वो जब आपको समझाया जाए तभी कर लें, ताकि आपको वो जहन में बैठ जाए, वरना ये क्यूमुलेटेड आपको जहन में नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। स्टैट तो फिर भी समझ लग जाती है, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी जो है वो समझ नहीं लगती। तो इस केस में हमारे पास कुछ ऐसा नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें सेट की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो सेट असल में होता क्या है? सेट इज बेसिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, या आप सिंपल ये समझ लें कि सेट में आपके पास एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, उन एलिमेंट्स को जब आप इकट्ठा कर दें तो वो एक सेट बन जाता है। उसमें हर एलिमेंट जो है वो मुनफरिद होता है, उसकी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 ए के एलिमेंट्स हैं। अब ए के अंदर आपके पास जो 1 है वो एक एक अपनी आइडेंटिटी रखता है। 1 से मुराद 1 ही होगा हमेशा, 1 से मुराद कभी 4 5 6 नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और इसका अपना एक क्या होता है कि आइडेंटिटी होती है हर एलिमेंट। अब अगर आपने शो करना हो कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, सो यू हैव टू राइट इट एज 3 एप्सिलॉन ए। ये आपको शो करेगा कि 3 जो है वो ए सेट का एलिमेंट है। अगर एलिमेंट ना हो तो आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है जी। अगर कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो उसको हम नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको शो आप कैसे करते हैं, 2 ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी डिजिट इसमें शो नहीं करवाते तो ये आपका नल सेट है। इसको आप 5 के साथ भी शो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है नल सेट। फिर आता है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है कि अगर 2 सेट हैं ए और बी, और ए का हर एलिमेंट जो है वो बी का भी पार्ट है, ए का हर एलिमेंट बी का भी पार्ट है, तो आपके पास क्या बनता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए का हर पार्ट, जैसे अगर ए हो 1 2 3 4 और बी हो आपके पास 2 3 4 1, तो ये क्या है, हर पार्ट जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और जो ए के पार्ट्स हैं वो बी में भी मौजूद हैं। तो इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट, यानी ए का हर एलिमेंट बी का पार्ट हो, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो उससे एक्स्ट्रा हो, यानी वो ए का पार्ट ना हो। जैसे ए है आपके पास 1 2 3 4 और बी आपके पास हो 1 2 3 4 5। सो 5 इज बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ योर सेट ए, तो आपके पास ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। अब अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात करें तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो किसी सेट में, यानी गिने हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों 2 4 5 10 20 50 100 102 104, इस तरह हो कि आपको पता हो कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स आते हैं, तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। और अगर आपके पास ये इस तरह से डॉट शो हुआ हो, डॉट से मुराद ये है कि ये इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डी सेट आपका बेसिकली इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डी इज बेसिकली योर इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट ये होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो अपने सारे के सारे सब सेट के अरकान पे मुश्तमिल हो, यानी आपके हर एलिमेंट जो है, जो जो आपके पास सबसेट्स आ रहे हैं ए बी और सी, आपके पास लेट से 3 सेट हैं, तो इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो जब आप किसी एक सेट में लिख देंगे, सारे के सारे वो एलिमेंट, चाहे उसमें एक आधा एलिमेंट ज़्यादा भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप यू के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करवा देते हैं तो वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ए है 1 2 3, बी है 2 4 5 6 एंड सी है 8 और 10, और यूनिवर्सल सेट जो यू बनता है वो आपके पास आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So U consists of every element of A, B and C. कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है A का, B का या C का जो U का पार्ट ना हो। U में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो प्रॉपर सबसेट होंगे ये सारे के सारे। ठीक है जी। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। जी बताएं जी। सर यूनिवर्सल सेट में वहाँ पे 9 कहाँ से है सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास जो सब सेट के एलिमेंट्स हैं वही सारे के सारे हों। जैसे हमने ये पढ़ा था ना प्रॉपर और इनप्रॉपर। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि आपके पास बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट उससे एक्स्ट्रा होता है एज कंपेयर टू ए। सेम इसी तरह से जब आप लिखेंगे तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू बिकॉज यू हैव मेनी मोर एलिमेंट्स, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ ए। ठीक है जी। तो वो पार्ट नहीं है ए के, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। तो यू आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं।
ओके ठीक है सर। जी, क्लियर? सर हम 10 से ऊपर भी जा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कहीं पे भी जा सकते हैं, 20, 15, 20, 40, जहाँ तक जाना चाहें चले जाए। ठीक है। और फाइनाइट और इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप इनफाइनाइट लिखना चाहें तो आप 100 से 10 से लेके आगे डॉट 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 कर दें। इसका मतलब है कि ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, यही सेम सीक्वेंस फॉलो होता जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है यस तो सर। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट को समझने के लिए आप इंटरसेक्शन का पहले देख लेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन असल में आपके पास होता है कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना चाहें तो वो आपके पास इस तरह से आता है कि आपने उसके कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होता है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं कि अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, यानी इफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी is your phi set, your null set, then you are going to have disjoint sets। तो ये दोनों क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। जैसे इस एग्जांपल में अगर आप देखें 6, 8, 10 और 12 जो है ये ए का पार्ट है, ए के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से बी की अगर बात करें तो 1, 4, 9 और 11 है, और 1, 4 और 9, 11 और 6, 8, 10, 12 जो है ये आपस में मैच नहीं करते, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स की अगर बात करें तो ओवरलैपिंग सेट में आपके पास कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट इन दोनों में से कॉमन होगा। जैसे अगर ए और बी यहाँ पे बात करें तो 1, 3, 5, 7, 1, 4, 8 है, इनमें से आपके पास 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। यानी इफ द इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल सेट देन यू आर गोइंग टू हैव ओवरलैपिंग सेट्स। वेन डायग्राम यूज होती है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी में भी हम यूज करेंगे। वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम में असल में आप यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर शो करते हैं, और आपके पास जो भी सेट हो जो उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं उनको आप किससे शो करते हैं? उनको आप शो करते हैं सर्कल के साथ। तो ए और बी आपके प्रॉपर सेट है यू के। अब अगर आपने यूनियन निकालना हो तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन में आप कंबाइन कर देते हैं दोनों के एलिमेंट्स को। ए यूनियन बी की अगर बात करें तो ए और बी इन दोनों के एलिमेंट्स आप इसमें लिख दें तो आपके पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी बन जाएगा। हाँ, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, यानी 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो 4 दो दफा नहीं लिखेंगे, 4 को सॉरी एक ही दफा लिखेंगे, तो ये आपके पास ए यूनियन बी आ जाता है। और ये शो कैसे होगा? ए के ये सेट है, आपके पास ए का सेट है और ये बी का सेट है, और ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये आपको बता रहा है कि ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है जी। अब ए यूनियन बी की बात करें तो ये दोनों के एलिमेंट्स आपके काउंट होंगे जो शेडेड हमने एरिया कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी के अगर अच्छा, दूसरी एक चीज इसमें यह है कि ये है आपके ओवरलैपिंग सेट और ये है आपके डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स में आपके पास क्या होता है? डिसजॉइंट सेट्स में आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है कि आपके पास दो अलग अलग सर्कल्स बन जाते हैं। जब आप ए यूनियन बी की बात करें, जैसे इसमें ए और बी के कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे और आप दोनों को शेड करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कॉमन एलिमेंट सिर्फ आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 2, 3 और 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका जो दरमियान वाला ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होता है ये असल में आपके पास क्या बन जाता है? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन बन जाता है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकलता है? अगर हमने a माइनस बी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? a माइनस बी इज बेसिकली इक्वल टू दोज एलिमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ a बट नॉट पार्ट ऑफ b। यानी ओवरलैपिंग सेट हैं आपके पास a और b, ओवरलैपिंग सेट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये a सेट है और b सेट है 2, 4, 6, 8। इसमें से 2, 4, 6 और 8 आपके पास ओवरलैपिंग एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप a माइनस बी निकालना चाहें तो a माइनस बी क्या आएगा आपके पास? 1, 3, 5, 7। वो एलिमेंट्स जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं है, वो आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी के इक्वल आएगा। और b माइनस a करना चाहें तो वो आएगा 0 के इक्वल, यानी नल सेट आएगा। तो आपने जब शेड कर रहा है तो ये आपके पास शेडेड एरिया आ गया। b माइनस a को शेड करना चाहें तो कुछ भी शेडेड नहीं होगा। उसके बाद आता है जी कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज बेसिकली u माइनस a, यानी u के वो एलिमेंट्स जो a का पार्ट नहीं है वो आप लिख देंगे तो a कंप्लीमेंट बन जाएगा। u हमारे पास लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है और a आपके पास है 2, 4, 6, 8।
तो आपके पास u माइनस ए दैट इज बेसिकली ए कम्प्लीमेंट, वो कैसे आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 और 10। ठीक है जी, ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जी एग्जांपल 6.1 है, इसमें आपके पास क्या है जी कि आपके पास एक रेंज दे दी गई है सैंपल की, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ए सेट बता दिया गया है वो है आपके पास 1 2 3 4, और बी सेट है 2 4 6 8, सी सेट है इसी तरह से 1 3 5 7, और डी है आपके पास 2 4। आपने वैल्यूएट करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, सी आपने सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो आप करेंगे क्या, ए यूनियन बी में आप ए और बी दोनों के कंबाइन करके लिख देंगे एलिमेंट्स, इसी तरह से ए यूनियन सी में ए और सी के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन ए सी में आप दोनों के क्या करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे। सी सेक्शन बी में, सी इंटरसेक्शन बी में आप क्या करेंगे, सी और बी के कॉमन एलिमेंट्स लिख देंगे। सी कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करेंगे, यू माइनस सी करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे। ठीक है जी, ये है सेट की जो बेसिक्स है। उसके बाद आता है हमारे पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, फैक्टोरियल में अगर आपके पास n है कोई भी नंबर लाइक 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर, तो आपने फैक्टोरियल जब उसका लिखा होता है तो इसको आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से लिखते हैं, और इट इज़ बेसिकली इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ n विद n-1 n-2 अप टू 1 तक आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं और आगे भी आप इसको लिख सकते हैं। लाइक अगर आपने 2 का फैक्टोरियल लिखना है तो 2 और 2 है आपके पास, आप n और n-1 करेंगे यानी 2-1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज बेसिकली 2 फैक्टोरियल। इसके बाद आपके पास 4 का फैक्टोरियल आता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये आपके पास 4 का फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह से 10 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है जी, परमोटेशन है आगे। परमोटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बनती हैं। कोई आपके पास अगर डाटा गिवन है और उसका एक क्राइटेरिया गिवन है, तो आपके पास लेट्स सी आपके पास जो डाटा गिवन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, और आपके पास जो क्राइटेरिया गिवन है उसमें आपने हर 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं उन्हीं नंबर में से। तो आप करेंगे क्या कि आपके पास परमुटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, वो आपको बताएगी कि इतनी अरेंजमेंट हो सकती है, इतनी अरेंजमेंट हो सकती है, और ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। यानी 1 2 आपके पास 1 2 ही होगा शुरू में, 2 1 डिफरेंट होगा, 1 2 और 2 1 दोनों आपस में डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दोनों डिफरेंट होंगे, एक ही काउंट नहीं होंगे। ये आपके परमुटेशंस कहलाती हैं जिसमें ऑर्डर को मद्देनजर रखा जाता है, और इसका फार्मूला ये होता है NPR। अगर आपने वैल्यूएट करना हो तो वो आपके पास फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है जी, जैसे अगर आपने वैल्यूएट करना हो कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर यानी 4 डिजिट हो उस नंबर के जो आपने बनाने हैं, कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स आपको गिवन है और उसमें से आपने 4 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। तो आपके पास R आ गया इसमें 4, यानी क्राइटेरिया आ गया 4, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं, वो हैं आपके पास 6। तो 6p4 अगर आप एवेल्युएट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि कितने परमुटेशन इसकी बन सकती है। 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय n माइनस r दैट इज बेसिकली 6 माइनस 4, तो आपके पास 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसको वैल्यूएट करेंगे तो 360 बन जाए। इसी तरह से 5p3 अगर आप वैल्यूएट करना चाहें तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल, वो आ जाएगा। 10p6 करना चाहें तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। कम्बिनेशन की अगर बात करें तो कम्बिनेशन में आप ऑर्डर को काउंट नहीं करते, ये ऑर्डरलेस आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऑर्डरलेस आप इस तरह से कर लेंगे, ऑर्डरलेस आप इसको अरेंज कर रहे होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है, लेकिन इसमें आप ऑर्डर को मद्देनजर नहीं रखते। यानी 1 2 और 2 1 दोनों एक ही कंसिडर होंगे, उसको दोबारा नहीं लिख सकते आप।
अच्छा जी, इसमें आपके पास फार्मूला क्या होता है? इसमें फार्मूला होता है जी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें आ जाती है और वो होती है डिनोमिनेटर में आप r से डिवाइड कर देते हैं। तो कम्बिनेशन अगर हमने निकालना हो तो 5c3 अगर आप निकालना चाहें तो 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, इसमें आपके पास 3 है, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? NC3 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक अभी आप करेंगे और आपने जो असाइनमेंट सबमिट करनी है वो आपने LMS के ऊपर क्रिएट कर दी जाएगी। संडे आपने रात 12 बजे से पहले पहले वो असाइनमेंट अपलोड करनी है एक्सेल की, और उसमें हर किसी के नंबर स्टूडेंट के डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम नंबर के साथ करेंगे तो दोनों को 0 मिलेगा, जिसने छापा दिया होगा उसको भी और जिसने लगाया होगा उसको भी। और दूसरी चीज़, आपने 6.1 और 6.2 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन 6.1 और 6.2 ये भी उसी असाइनमेंट के साथ अपलोड करना है। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। ओके सर, थैंक यू। नो